गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग जिस प्रकार से बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा वीडियो को देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद उसे पता है कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, और पूरा वीडियो देखने पर उसे पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन लिखना है। जबकि वो पूरा वीडियो जब नहीं देखता है तो उसे जो है कि पता नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन का आंसर करना है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। बाद में हमें इस बात को बोलते हैं, फिर लोग में से कोई एक बच्चा बोल दे कि नहीं हमें तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद हर जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कहाँ पर क्वेश्चन मिलता है, कहाँ पर हम तो जहाँ पर क्वेश्चन होगा वहाँ पर बोल देंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी में नोट करिए। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जो है कि एक कलम निकालिए, ब्लैक कलम निकालिए, और एक ब्लू पेन निकालिए, और एक कॉपी निकालिए। और आपको क्या करना है, जो ब्लू पेन है उसे आंसर लिखना है और ब्लैक पेन में क्वेश्चन लिखना है। और एक रफ कॉपी निकालिए। रफ कॉपी में क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सारा क्वेश्चन को क्रमबद्ध तरीक़ा से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर करके सारा क्वेश्चन लिखते जाइए। और उसके बाद जो फेयर कॉपी होगा उसमें आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। उसमें जो है क्वेश्चन उतार लीजिएगा और आंसर करने में आपको सुविधा होगा। इस प्रकार से आपका सुविधा होगा। और लेकिन आपको क्वेश्चन तभी जो पूरा मिल पाएगा जब आप पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आप चाहेंगे कि हम 2 मिनट का वीडियो देख लें या पार करके स्किप करके थोड़ा आगे करके पीछे करके देख लें, तो हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि ये वीडियो वही सारे बच्चों के लिए बना है जो बच्चा पढ़ना चाहता है। वास्तव में जो पढ़ना चाहता है उसके लिए बना है, बाकी किसी दूसरे के लिए नहीं बना है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो से देख के पढ़िए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा बच्चा जब आंसर डालता है ना, आंसर जब लिख के डालता है वहाँ पर जो है आप जाइए, उसका कॉपी जो है कि डाउनलोड हो ही जाता होगा। उस चीज़ को आप देख के वहाँ से आराम से लिख सकते हैं। तो आपको यदि किसी का कॉपी चोरी करके लिखना है, कॉपी करना है, तो आप कॉपी करके लिख सकते हैं। या तो फिर आपको यदि वास्तव में पढ़ना है, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं इस लॉकडाउन में, तो आप जो है ये करिए। और हम लोग तो खुद जो है कि कभी हम लोग इस प्रकार की पढ़ाई नहीं पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग को जो है मजबूरी में हम लोग को सीखना पड़ा, और ये ऑनलाइन पढ़ाई में जो है कि हम लोग को आना पड़ा। हाँ, उतना खास नहीं है, जितना हम लोग क्लास में जितना बेहतर कर सकते हैं उतना शायद यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ इस वीडियो के माध्यम से भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये आप जानिए कि बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब शुरुआती वीडियो हमने डाला था तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थी। अब जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें जो है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो आपको जो है एक आधा वीडियो अभी आप लोग को मिल चुका है, 3 वीडियो इससे पहले मिल चुका है, और अब जो आने वाले वीडियो है उसमें हर एक चीज़ में एक सुधार होते जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि ध्यानपूर्वक सुने। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, नीचे में लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स, वहाँ पर कमेंट करो। कमेंट करके लिख दो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उसमें हम बाद में उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। और बीच बीच में क्वेश्चन है ना, हर जगह अलग अलग जगह हम क्वेश्चन है, तो वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन नोट करना है। एक कॉपी में रफ कॉपी निकालिए, रफ कॉपी से उसे नोट करिए, फिर कॉपी में बाद में बना लीजिएगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आप एक अच्छी पढ़ाई की ओर जा रहे हैं, एक अच्छा तरह से नोट्स बना रहे हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो है कि सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। टाइम पास करिएगा और टाइम पास करके चल जाइएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है कि टाइम पास करो। आप लोग पढ़ो, और जो भी पूछना हो, जो भी आप लोग के मन में सवाल हो, वो आप जो है कि वीडियो के यहाँ पर यूट्यूब में नीचे जो है कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप जो है डालिए, लिखिए। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यस सर लिखिए, ख़राब लगा तो नो सर लिखिए। सवाल है तो वहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए, समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर क्या समझ नहीं आया है उसको लिखिए। लेकिन लिखना ज़रूरी है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं लेसन 2। ये ज्योग्राफी का दूसरा लेसन है, भारत का भौतिक स्वरूप। जी हाँ, इसका नाम है, लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये सारा चीज़ जो है PDF डाउनलोड हुआ है, गूगल से ही डाउनलोड हुआ है। तो आप जो है कि ज़्यादा सोचिएगा मत कि हमको किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं या PDF का ही इस्तेमाल हो रहा है। और PDF के माध्यम से थोड़ा मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो
तो आप लोग भी मेहनत से पढ़िए, सारा क्वेश्चन को करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल कीर्तियों वाला एक विशाल देश है। भारत जो है कि एक बहुत बड़ा विशाल देश है। हम लोग पहला अध्याय में पढ़े थे, उसमें बताया गया था भारत जो है कि 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि हम लोग ज़मीन के मामले में बात करें तो भारत जो है कि सबसे बड़ा देश है, 7वां नंबर का। 7 नंबर में सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत के पास है। जनसंख्या के मामले यदि भारत का बात किया जाए तो भारत के पास जो है कि जनसंख्या के मामले में यहाँ पर जो है दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत जो है जनसंख्या इतनी है जो दूसरा नंबर जनसंख्या में आता है। और यदि क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो भारत जो है कि सबसे पहला तो नहीं है लेकिन 7वां स्थान में ज़मीन के मामले में आता है। जनसंख्या के मामले में दूसरा जगह लाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल कीर्तियों तथा एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। स्थल कृति मतलब क्या है? ज़मीन के बारे में बताएगा। यहाँ पर जो भारत की जो ज़मीन है, कहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ पर पठार क्षेत्र है, कहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, ये सारे बातों को बताया जाएगा। जैसे झारखंड में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, बिहार में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, या उत्तराखंड में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। ये सारे चीज़ को डिस्कस जो है कि एक प्रकार से करने का यहाँ पर प्रयास करेगा। इसी को कहा गया है स्थल कृतियों। यहाँ पर स्थल कृतियों के बारे में बात करेगा। आप किस प्रकार के क्षेत्र / भूभाग में रहते हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। आप लोग अपना पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। वहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखिए, आप लोग किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करना है। आप लोग किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है। 2 बार बोल चुके हैं, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को कॉपी में करना है। उसके बाद जो है आप लोग को मेरे पास सेंड करना है। समझ नहीं आने पर आपको यूट्यूब पर कमेंट करना है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। मैदानी क्षेत्र मतलब हम लोग का कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पर पेड़ की मात्रा कम होती है और बराबर समतल होता है। पेड़ तो होती है लेकिन समतल होती है तो हम लोग जब देखते हैं तो देखना यदि शुरू करें तो अपने यहाँ से कई किलोमीटर तक दूर देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं। उसी को कहा जाता है मैदानी क्षेत्र। जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं खेलने के लिए, फील्ड के अंदर में कोई पेड़ नहीं है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं, कोई घर नहीं है, तो हम लोग क्या करें, वहाँ पर यदि देखेंगे तो चारों तरफ से हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से कोई ऐसा स्थल क्षेत्र होता है, भारत के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है कि हम लोग देखें तो दूर तक दृष्टिकोण जाता है और कोई रुकावट नहीं आता, उसे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। लगभग आम बोलचाल में इसे मैदानी क्षेत्र के नाम से और इसका कहा जाता है। तो आप वहाँ से दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होंगे, पर्वतीय क्षेत्र मतलब क्या? पर्वत, जहाँ पर पर्वत है। जैसे हम लोग झारखंड में पर्वत है, हिमालय जैसे हम लोग देखें तो उत्तराखंड यदि चल जाए तो वहाँ से हिमालय आपको दिखेगा। जम्मू कश्मीर चल जाए वहाँ से आपको हिमालय दिखेगा। आप यदि सिक्किम चल जाइए तो वहाँ पर आपको हिमालय दिखा जाएगा। तो मतलब क्या, ये सारे क्षेत्र क्या है? ये सारे क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही कैटेगरी में आएंगे। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। आप यदि पर्वत चढ़े होंगे तो वहाँ पर ढलान होगा, ऊंचा होगा, गड्ढाई होगा, बहुत प्रकार के होगा। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश भारत देश में बहुत प्रकार की भू आकृतियाँ पाया जाता है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। हम लोग के देश में पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, मैदानीय क्षेत्र पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, पठार क्षेत्र पाया जाता है और द्वीप समूह भी पाया जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भूभागीय, भूगर्भीय और प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एक उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलकृतियाँ है। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत के स्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलकृतियों को दर्शाती है। जो हिमालय क्षेत्र है उसे एक युवावस्था माना जाता है।
जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, यदि आप हिमालय जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऊंचे शिखर दिखाई देंगे, गहरी घाटियाँ दिखाई देगा तथा तेज़ बहने वाली नदियाँ, वहाँ से जो है हिमालय से बहने वाली बहुत सारी नदियाँ आपको जो बहुत तेज़ बहती हुई दिखाई देगा। उत्तरी मैदान के जड़ों निपक्षों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों में बना है। मुख्य भौतिक विवरण, मुख्य भौगोलिक वितरण है, यहाँ पर लिखा है मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हम लोग यदि भारत के भौगोलिक वितरण किया जाए, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में यदि हम लोग बांटे हैं, अलग अलग भागों में बांटे हैं, तो पहला हम लोग का आ जाएगा हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा आ जाएगा उत्तरी मैदान, तीसरा आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आ जाएगा भारतीय मरुस्थल और पांचवा आ जाएगा तटीय मैदान और छठा आ जाएगा आपका द्वीप समूह। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत। हम लोग उत्तर की ओर यदि हम लोग यहाँ से चलना शुरू कर दें, जहाँ भी हम लोग बैठे हैं वहाँ से यदि उत्तर की दिशा में चलना शुरू कर दें तो एक समय ऐसा आएगा तब हम लोग को हिमालय दिखाई देगा। चलते चलते हम लोग जब चल जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब हिमालय सामने आ जाएगा और वह जो है उसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वर्षित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से होकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यहाँ पर जैसे हम लोग मैप में ही देखें तो ये हिमालय जो है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, या यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये हिमालय का ही क्षेत्र है। हिमालय का क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर नेपाल की ओर जाते 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 जो रेड लाइन लिखा हुआ है ये हिमालय का क्षेत्र है। ये यहाँ तक नागा श्रेणी जो लिखा हुआ है और इसके नीचे तक चल जाता है। मतलब एक प्रकार से हिमालय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये लाइन को जो आप देख रहे हैं जो चांद की तरह है, वो सारा चीज़ जो है हिमालय का ही क्षेत्र है। मतलब हिमालय का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा के सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, तहाँ तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। मतलब हिमालय जो है भारत की ही नहीं, नेपाल की ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, रूस की नहीं, मतलब दुनिया में जितने देश हैं हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। इससे दूसरा जो है कि पर्वत नहीं है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अद्भुत अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपको जब देखें को यहाँ पर मानचित्र, तो यहाँ पर वृत्त की तरह जो है आधा घुमा हुआ है। वृत्त मतलब सर्कल जो है कि गोल राउंड होता है, गोलाकार होता है। तो यहाँ पर हिमालय को जो देखा जाए तो आधा गोला यहाँ पर है, इसलिए अर्धवृत्त इसे कहा गया। यहाँ पर जो हिमालय को अर्धवृत्त कहा गया और इसका जो है कि दूरी जो है 2400 किलोमीटर की, मतलब 2400 किलोमीटर की जो है लंबाई इसकी जो है यहाँ पर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिम में पाई जाती है। अपने पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय का 3 भागों में बांट सकते हैं। यदि हम लोग हिमालय को बांटना शुरू करें तो 3 भाग में हिमालय को हम लोग बांट सकते हैं। इस श्रृंखला के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है और जहाँ पर पहाड़ होती है वहाँ पर घाटियाँ जरूर पाई जाएगी। और हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा यदि है पर्वत है तो वहाँ पर बहुत सारी वहाँ पर घाटियाँ पाना जरूरी है और हिमालय में भी बहुत सारी घाटियाँ जो है पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमांतरिक कहते हैं। ये जो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित है श्रृंखला है उसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमांतरिक कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई, मतलब यदि हम लोग चढ़ना शुरू करें तो उसका लास्ट ऊंचाई जो है 6000 मतलब 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वहाँ पर पाया जाता है। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं
वहाँ पर जो है शिखर जो दी है वो सारे चीज़ यहाँ पर दिया गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कंचनजंगा जो है कितना है, इसको कंचनजंगा भी कहा जाता है, उसका कितना है ये भी दिखा गया है। माकुलू कितना है वो भी जगह, धौलागिरी कितना है वो भी लिखा गया है। यहाँ पर जो आप ये चीज़ को चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं या तो इसको याद कर सकते हैं कि माउंटेन की कितनी ऊँचाई है, कंचनजंगा की कितनी ऊँचाई है, माकुलू का कितनी ऊँचाई है, या धौलावीरा का जो है कितनी ऊंचाई है। ये सारा चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं और ये सारे किस किस क्षेत्र में आते हैं ये भी आप लोग जो है चाहे तो नोट कर सकते हैं। और चाहने की क्या बात है, आप लोग को नोट तो करना ही है, कॉपी में इसको नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नंदा पर्वत। नंदा पर्वत वो कहाँ पर है, भारत में है और कितनी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसको भी आप लिखिएगा। अन्नपूर्णा किस में पाया जाता है, अन्नपूर्णा नेपाल में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी यहाँ पर लिखा। नंदा देवी की जो है भारत में है और कितनी ऊंचाई लिखा हुआ है। कामपेट के यहाँ भारत की है, कितनी ऊंचाई ये लिखा गया। नामचंप बरुआ कितना है उसका लिखा हुआ है। और गुल्ला मंता नेपाल में है और ये इसका जो है ऊंचाई कितना है यहाँ पर लिखा है। इसे आप लोग को जो है नोट करना है। आप लोग अपना पेन उठाइए और आराम से नोट करिए। नोट करने के बाद आगे वीडियो देखिएगा। महान हिमालय के वलय की प्राकृति असमितियाँ हैं। हिमालय के इस भाग का कोट ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। ये जो महान हिमालय है मतलब सबसे ऊपरी वाली, तो उसे जो है वहाँ पर जो है बर्फ़ से हमेशा जो ढका होकर रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। यहाँ पर आपको ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के लिए दिया है मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन दिया है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमनियों तथा दर्रों के नाम लिखें। जो हिमानियों वहाँ पर होते हैं और दर्रा जो है उसे आप लोगों को नोट करना है, लिखना है। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिखिएगा। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। वो जो यहाँ आपका जो ये शिखर सारा है, ये सारे शिखर हैं और ये शिखर किस राज्य में आते हैं भारत के जो भी कुछ तो नेपाल में आ रहे हैं, कुछ भारत में आ रहे हैं। तो जो भारत में आ रहा है उसको आप लोग को नोट करना है और नोट करके यहाँ पर लिखना है। तो मतलब ये आपका चौथा क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। यहाँ पर आप लोगों को भारत का बहुत सारे राज्य हैं जिसके ऊपर में वो शिखर हैं, वो सारे चीज़ को नोट करना है, यहाँ पर आप लोग को लिखना है। अब देखते हैं आगे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या नीम हिमालय के नाम से जानी जाती है। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो इसका शैल से ही इसका जो है कि निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर की तथा औसत चौड़ाई जो है इसका 50 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, ऊंचाई जो है 3700 है या 4500 है मीटर ऊंचाई है। जबकि चौड़ाई यदि देखा जाए तो इसकी चौड़ाई जो है आपका कितना है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये है धौलाधर एवं महाभारत वहाँ पर एक श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, हिमालय में ही पाया जाता है और उसे जो है महाभारत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर हिमालय का एक जगह है, जैसे हम लोग का जगह का नाम झारखंड हो गया, किसी जगह का नाम उड़ीसा हो गया, उसी प्रकार हिमालय के जो पर्वत में है उसी में एक जगह है जिसका नाम है महाभारत, उसे महाभारत श्रृंखला नाम दिया गया है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है आपको पहाड़ी नगरों में जाना जाता है। यहाँ पर लिखा गया है, ज्ञात कीजिए। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। यदि ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, यदि आप ये बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, नहीं बना सकते तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये क्वेश्चन लगभग परीक्षा में तो नहीं पूछता लेकिन आगे जाकर पूछता है। तो आप लोग यदि बना पाते हैं तो बनाइए, नहीं बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को
शिवालिंग कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है उसे शिवालिंग कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। मतलब इसकी चौड़ाई यदि देखा जाए तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से स्टार्ट से होकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो सकती है तथा इसकी ऊंचाई यदि देखना है तो इसका 900 से लेकर 1100 जो है ऊंचाई भी हो सकता है। यह श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जड़ोल की मोटी परत से ढकी हुई है। यहाँ पर जड़ोल एक प्रकार से मिट्टी है और इस जड़ोल मिट्टी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जड़ोल मिट्टी से बताया गया है कि ढका हुआ है और जड़ोल को विस्तार से अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्न हिमालय तथा शिवालिंग के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाता है। जो शिवालिंग जो है उसको दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, देहरादून, कोटिलिंग दून तथा पाटली दून। ये सारे जो है कुछ प्रसिद्ध है जो बहुत ज़्यादा नामी हैं। अब यहाँ पर आपको हिमालय के बारे में दिया गया। ये हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है, हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर से जाते 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 इधर से जाते इधर 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 से इधर जो है म्यांमार की ओर घुस जाता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन सा पहाड़ है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो इस मानचित्र को आप लोग बनाइएगा और कौन सा कहाँ पठार है और कौन सा क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, महादेव पहाड़ियाँ हैं, दक्कन का पठार है और अलावरी का श्रेणी है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको बनाना, मैं आपको सिर्फ बनाना नहीं, इसके अंदर में जो पठार लिखे हुए हैं, जो क्षेत्र लिखे हुए हैं, पठार है, मरुस्थलीय है, जो भी है, ये सारा चीज़ को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब आगे इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों को सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय सतलुज के और सिंधु के बीच में स्थित है उसे जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसे कौन सा नाम से जाना जाता है? पंजाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व का क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एक तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय के सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को काम दिया गया है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता करने के लिए बोला गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे नहीं लिखिएगा तो चलेगा। अब आगे देखते हैं। आपको अभी तक 6 क्वेश्चन मिल चुके हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर तो भली भांति और अच्छे तरीक़ा से आप लोग को नोट करना और लिखना है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंडक गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैला जाता है। इन्हें पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये सारा चीज़ को जाना जाता है। आप यहाँ पर इसको समझ ही चुके होंगे। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादीय सेल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। वहाँ जो है अधिक जगह में जो घाटियाँ ही पाई जाती हैं, बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। ये सारी पहाड़ियाँ जो है कि वहाँ पर शामिल है। अब आगे देखते हैं उत्तरी मैदान देखिए यहाँ पर दिया गया है। दूर दूर में 1-2 पेड़ दिख रहा है और दूर दूर तक आप जो है कि एक जगह खड़ा हुई है और दूर दूर तक देखिए, आपको टेंशन नहीं है। जितना दूर तक देखना चाहते हैं दूर तक जो है कि देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो यही इसी को कहा जाता है मैदानी क्षेत्र। इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। उत्तरी मैदान जो है वो जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करिए। उत्तरी मैदान बनाने में
प्रमुख सहायता कौन कौन नदियाँ देती हैं या करती हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन लिखना है कि उत्तरी मैदान बनाने में कौन कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका आंसर यहाँ पर तो लिखा हुआ है आपको, खाली ये 7वां क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आप लोग को लिख लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदी कौन कौन सी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ। अब यहाँ पर आप लोग समझने की बात है कि सहायक नदी कौन होता है। नदी तो जानते हैं, लेकिन सहायक नदी कौन सा है। नदी तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, नदी तो आप लोग देखे होंगे, घूमे होंगे, बहुत सारी नदियाँ देखे होंगे, लेकिन सहायक नदी क्या होता है। यहाँ पर जानने योग्य बात है कि सहायक नदी होता कौन सा है। तो सहायक नदी कौन सा होता है, यदि इसमें ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारी नदियाँ जो जाती है और बहुत छोटी छोटी नदी होती है, बहुत छोटा छोटा, जिसमें पोखर की तरह होता है और पानी जाता है, और इसमें जो है कि एक नदी जा रही है, बड़ी सी नदी, उसमें समा जाता है। मतलब क्या है कि एक नदी जा रही है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे नदी पानी का जो है बहाव जो है उसमें चल जाते हैं, जिसकी जो है लंबाई दूरी थोड़ी होती है, उसे सहायक नदी कहा जाता है। मतलब जैसे हम लोग के घर में यदि पानी गिर रहा है तो पानी तो कहीं तो जाती है, तो पानी खेत के माध्यम से तालाब में चल जाता है, तालाब फुल होने के बाद खेत में फिर जाता है, और खेत में जाते जाते फिर जो है कि एक नाला की तरह बनाता है, और वो अंतिम में जो है कि किसी नदी में जाके मिल जाएगा। तो ये जो है कि कुछ बरसात के मौसम में होता है, तो इसे सहायक नदी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सहायक नदी इसे कहा जाएगा। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी के जलोढ़ का निफेच हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। इसका जो क्षेत्र है उसका जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर के चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। समृद्ध मृदा आवरण है। यहाँ पर जो मृदा है उसमें पर्याप्त सब कुछ उत्पादन अच्छी तरह से होता है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, पानी की कमी नहीं है, एवं अनुकूल जलवायु है, मतलब जलवायु भी जो है वहाँ पर अच्छी है, के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर जो भारत के क्षेत्रों को देखा जाए तो यहाँ पर उत्पादन जो है अधिक मात्रा में होती है। अब यहाँ पर क्या जानने योग्य बातें थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोग का निवास है। यहाँ जानने का है, इसको आप पॉइंट के अनुसार से, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ जानने के लिए। तो इसको आप लोग जो है कि चाहें तो आप इसको साइड में ऑब्लिक देकर या फिर स्टार बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोग का निवास है, मतलब वहाँ पर लोग जो है वहाँ निवास करते हैं माजुली द्वीप में। अब आगे देखते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निपेक्षण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। मतलब ऊपर से जब नदी आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है। तो वहाँ पर जैसे मान लो कोई भी नदी है, तो नदी जब बहती है तो पानी बहता है, तो उस पानी के साथ बहुत कुछ आता है, तो उसमें मिट्टी भी आता है। तो उस मिट्टी के बारे में यहाँ पर जिक्र है, जिस मिट्टी के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ें, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों द्वीपों का निर्माण करती है। और उसमें क्या है कि एक द्वीप का भी निर्माण करता है। मतलब द्वीप का मतलब क्या है, चारों तरफ पानी है और बीच में जो है कि स्थल है, और उस स्थल में जो आदमी घूमता है फिरता है। बहुत सारे आप लोग घूमने के लिए गए होंगे तो देखे होंगे कि बीच में जो है कुछ स्थान है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, फल है, और वहाँ पर लोग भी हैं, और बीच चारों तरफ से पानी है, वो इसको द्वीप कहा जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाते हैं। गाद मतलब अभी हम लोग अपना भाषा में कहें तो गंदगी या सारा चीज़ वहाँ पर हो जाती है, मतलब कि कचड़ा आ जाता है, मतलब एक प्रकार से बालू आ जाता है। नदी अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। वहाँ पर नीचे बहुत सारा मिट्टी जम जाता है, जमते जाता है, तो उसका जो पानी है दक्षिण की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, अलग अलग की ओर जा रहा है। जिधर मिल रहा है डाउन मिल रहा है उधर यह जा रही है। इन धाराओं का क्या लिखा है, वितरिकाएँ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वितरिकाएँ कहा जाता है। यहाँ पर भी एक जानने वाली बात है, यहाँ स्टार करके इसको आप लोग लिखिएगा।
दोआब, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के जो बीच का भाग है उसे दोआब कहा जाता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा जिसमें लिखिए दोआब से आप क्या समझते हैं। दोआब, 8वां क्वेश्चन, दोआब से आप क्या समझते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी, पंजाब। तो यहाँ पंजाब का अर्थ भी समझ गए, तो 2 क्वेश्चन हो गया, मतलब टोटल क्वेश्चन 10 हो गए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हो गए हैं। पंजाब जो है, एक पंजाब के बारे में दिया गया है और एक जो दोआब, दोआब से आप क्या समझते हैं और पंजाब के बारे में चर्चा करें। पंजाब के बारे में चर्चा करें तो आप अपना कॉपी में छोटा सा नोट्स बना के पंजाब के बारे में आप लिखिएगा कि पंजाब का अर्थ क्या है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान जो है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो उसका उत्तरी भाग है उसे पंजाब का मैदान कहा जाएगा। जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो इधर सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ स्थित है, जो पाकिस्तान को चल जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या बहुत अधिक है। मतलब दोआब मतलब दो रास्ते यहाँ पर ऊपर में हम लोग पढ़ लिए हैं, इसलिए इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा का जो मैदान का विस्तार है वो तीस्ता और घाघर 2 जगह है, 2 नदियाँ ही हैं, सहायक नदी है। गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये जो है घाघर तथा तीस्ता नदियाँ के उसके बीच में जो मैदान का है, यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। जो गंगा है वो कहाँ फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है, दिल्ली में फैला गया, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार झारखंड में फैला हुआ है और ये बंगाल में भी फैलता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। असम हमारे भारत देश का एक राज्य, वहाँ पर भी ये फैला हुआ है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधताएं हैं। ये जो मैदान है उसमें विविधताएं माने अनेकताएं हैं। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में, इसको जो आकृति के अनुसार जो है विभिन्नता के कारण से 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। नदियों पर्वतों के नीचे उभरते समय शिवालिंग का ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका निरपेक्षण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इस पर भाबर के नाम से जाना जाता है। एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। दलदल मतलब कोई व्यक्ति को कुछ भी पदार्थ वहाँ पर डाल तो धीरे धीरे नीचे चल जाएगा। जैसे तराई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। यह वन प्रणालियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। वहाँ पर जो है कि वन प्राणी मतलब वहाँ पर जंगली जीव बहुत प्रकार के पाए जाते हैं और पूरा तरह से भरा घना जंगल है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। और जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए थे, तो उस समय इसे जो है बांटा गया था और यहाँ समय जो पेड़ पौधे हैं उसे काटा गया था और काट कर उसे कृषि योग्य भूमि बना दिया गया था जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उसके लिए। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। वहाँ पर जानवर रहता है बहुत सारे, वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। और आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ये 11वां क्वेश्चन है, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद कीजिए, ये आप लोग लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अभी तक आप ही लोग को 10 क्वेश्चन मिला है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोल का बना है। जड़ोल एक प्रकार से मिट्टी है। वे नदियों
के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निष्पक्ष पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। कंकड़ किसे कहा जाता है तो आप लोग भली बात से जानते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निपक्षों का खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मैच की आकृति वाला स्थल है। एक यदि हम लोग खाना खाने के लिए मैच का प्रयोग करते हैं, उस मैच में बैठ के यदि खाना खाते हैं तो जिस प्रकार का मैच का आकृति होता है उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का आकृति होता है, जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीन भूभाग एक हिस्सा है। यह पठारी भाग के चौड़ी तथा छिलकी घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भाग तथा दक्कन का पठार। यहाँ पर दो जगह दो चीज़ में बांटा गया, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा को दक्कन का पठार कहा जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भाग के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण से सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम अरावली से घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार के इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम के चौड़ी से लेकर पूर्वी ढाल मध्य उच्च भूमि पश्चिम चौड़ी लेकिन पूर्व के संकीर्ण इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेल के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार का दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर के पठार के रूप में दर्शाया जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर के इस चौड़े आधार को सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी, ये सारे नाम हैं पहाड़ के, तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ये सब आपको ज्ञात करना है। दक्षिण का पठार पश्चिम से ऊंचा एवं पूर्व की ओर से कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। या एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार के अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर से तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी तथा जनातीय हैं। दक्षिण के पठार का पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम घाट के समांतर स्थित हैं। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र के थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट में स्थिति ज्ञात करें। ये आपको स्थिति ज्ञात करने के लिए करा, आप लोग स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट की अपेक्षा जो है कि बहुत सारे ऊंचे हैं। पूर्वी घाट में 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट में उसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मतलब 900 से लेकर 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट के पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा में टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थलीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुंडी जो है कितनी है तो इसका 2695 मीटर है तथा डोटा बेटा जो है 2633 मीटर है। पूर्व घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसका ऊंचाई यदि हम लोग देखें तो उसका है 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेरावत तथा जावेडी की पहाड़ियां हैं।
स्थित है। उरमंड जिसे ऊँटी के नाम से भी जाना जाता है तथा कोराइकला जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित मानचित्र को ज्ञात करने के लिए कहा गया। आप चाहे तो मानचित्र ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ना करें तो भी चलेगा। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। यहाँ पर काली मृदा इसकी बहुत विशेषता है। पठार क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में जो है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे दक्कन ट्रैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई थी। ज्वालामुखी से हुआ था। ज्वालामुखी मतलब धरती से जो है गर्मी के माध्यम से फट के निकलने के बाद जो है वो ज्वाला निकला था, जिससे इसका निर्माण हुआ था। इसलिए इसके सेल अग्नीय हैं। इसके सेल जो है अग्नीय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिसे काली मृदा का निर्माण हुआ। जो ऊपर में आ गए हैं सारे सेल जो है, मिट्टी जला हुआ था तो उसमें जो है कि मिट्टी मिल मिल के तो ऊपर में आने से हवा पानी मिलने से तो ठंडा हो गई, तो ये जो है कि काली मृदा कहना लगी। और काली मृदा में जो है कि खेती बहुत अच्छी तरह से होता है और ख़ास करके जो है कि कपास की खेती अधिक होती है। अरावली की पहाड़ियों में प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदीय एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व में दिशा है। ये सारे जो गुजरात से लेकर दक्षिण और पश्चिम के दिशा पर स्थित। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम, उसे जो है मरुस्थल कहते हैं। और वहाँ पर जो है आप कैक्टस का पौधा के बारे में जानते हो कि कैक्टस का पौधा भी इसी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू से टिब्बों में ढका एवं तंत्रिक मैदानों में है। वहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो पानी गिरने की औसत है 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होता है वहाँ पर। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ मतलब नदियाँ नदियाँ पाई जाती है। सरिता मतलब नदियाँ होती हैं और उसके बाद बालू में से विलीन हो जाती है। मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पर नदियाँ दिखाई देता है, बाद में वो बालू में विलीन हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, सूख के गायब हो जाता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। वहाँ की एक सबसे बड़ी नदी जो है लूनी नदी है और बाकी सब नदी जो है वहाँ पर सारा का सारा जो है पर्याप्त जल नहीं होने के कारण से वो जो है कि बहकर समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती है और ये सारा जो है बीच में ही गायब हो जाता है। बकराल अर्ध चक्राकार बालू का टीला या विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर पार होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान के सीमा समीप प्रमुखता में पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बकराल के समूह देख सकते हैं। वहाँ पर यदि कभी जैसलमेर जाना पड़े तो आप ये सारा चीज़ देखने सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं तटीय मैदान। वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत सारे बच्चे लोगों ने कहा है कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसे छोटा करने का प्रयास करते हैं। एक चैप्टर में तो कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है, कितनों भी कोशिश करते हैं लेकिन 1 घंटा तो लग जाता है। इसके लिए आप लोग चाहें तो आप लोग कुछ देर ये सारी वीडियो आप लोग को तो एक ही दिन में देखना है, दूसरे दिन तो ये वीडियो आप लोग को देखने के लिए मौका नहीं मिलेगा, क्लास टाइम में ही देखना पड़ेगा, नहीं तो सारा ये जो है वीडियो ऑटोमेटिकली यहीं बंद हो जाएगा। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोनिये, मुंबई तथा गोवा है तथा मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, दक्षिणी भाग को मालवाबार तट कहा जाता है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल, उत्तरी भाग में से उत्तरीय सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरमंडा तल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सवाल 11वां सवाल देते हैं, तटीय मैदान से आप क्या समझते हैं, इसे विस्तार पूर्वक आप चर्चा करें। एक सवाल हो गया, इसे आपको अपना पेन उठाइए, नोट करिए और बाद में आंसर करिए और फिर हमें भेजिए। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल, उत्तरी भाग से इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये सारी नदियां जो है कि बहुत सारा डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़ा बड़ा। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यहाँ पर जानने वाली बात यह, चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा
बड़ी झील है यह उड़ीसा महानदी डेल्टा के दक्षिण पर स्थित है। यहाँ पर आप स्टार देख के लिखिए। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मतलब खारा पानी जो है उसका सबसे बड़ा झील जो है चिल्का झील है। और कहाँ पर ये उपस्थित है, तो ये उड़ीसा में उपस्थित है। अब लास्ट द्वीप समूह, यहाँ पर एक सवाल आप लोग लिखिए, द्वीप समूह से आप लोग क्या समझते हैं, इससे विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन फिर से लिखवा देते हैं, ध्यान से पेन उठाइए और ध्यान से लिखिए। द्वीप समूह से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करें, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करें। अब इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। भारत का जो स्थल है वो बहुत ही बड़ा है, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन समूहों को पहचान सकते हैं? ये देखिए, ये आपका देखिए द्वीप चारों तरफ से पानी है, पानी, और बीच में है स्थल खंड, इसी को कहा जाता है द्वीप। यहाँ पर देखिए नीला नीला पानी, हर जगह पानी ही पानी, जहाँ पर देखिए पानी ही पानी, हर टाइप में पानी ही पानी। और बीच में जो है कि एक जगह है जहाँ पर आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ज़मीन है, और इस ज़मीन को ही कहा जाता है आपका द्वीप। द्वीप जहाँ भी होती है चारों तरफ जो है पानी ही पानी होता है। केरल के एक मालाबार तट में स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एनीनमी के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। करावंती द्वीप लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पदार्थ तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, पिटली द्वीप में मनुष्य मतलब आदमी का निवास वहां पर नहीं है। वहां एक पंछी अभयारण्य है। वहां पर पंछी अभयारण्य मतलब वहां पर पंछियों को रखा जाता है और पंछी वहाँ पर आते जाते रहते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार से बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निचलित पर्वतीय श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों समूह में पाए जाने वाले पदार्थ एवं जंतु, पदार्थ मतलब पौधे, और बहुत से अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ पर जलवायु विषुवतीय तथा या घने जंगलों से आश्रित है। यहाँ पर भी आपको एक स्टार बनाना है। स्टार बनाने के बाद लिखना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह वेनर द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर आप लोग स्टार दे के लिखना है। स्टार में लिखना क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के वेनर द्वीप में स्थित है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं। ये 12वां क्वेश्चन है, या 12वां या 13वां क्वेश्चन हो सकता है, 13 है शायद है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, ये आपको लिखना है। विभिन्न भू आकृतीय विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग का विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। जो उत्तरी मैदान है अन्न के लिए भंडार है, मतलब वहाँ ज़्यादा उत्पादन होती है। इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिसने देश के औद्योगिकरण विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य और पौध संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है, मतलब वहाँ पर जो है तटीय मतलब समुद्र के तट में बहुत सारे मछली उत्पादन होती है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियों भविष्य के विकास के लिए अनेक संभावना प्रदान करती हैं। अब आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग को जो है ये पूरा वीडियो तो पहली बार देखना है, और जब एक बार में समझ में ना आए तो दूसरा बार भी देख लेना है, और दूसरी बार समझ नहीं आए और पहली बार में भी यदि समझ ना आए तो आप यूट्यूब में नीचे लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स लिखा होता है, वहाँ पर जाइए, अपना कमेंट लिखिए, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर लिखें।
कहाँ पर आपको समझ आया, कहाँ पर समझ नहीं आया, समस्या है तो कौन सी समस्या है, कहाँ पर समस्या है, कहाँ पर समस्या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो आप हाँ लिखिएगा, यस करिएगा। नहीं अच्छा लगा तो नो भी लिख सकते हैं। और वहाँ पर आपको समझ नहीं आया तो कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया वहाँ पर आपको जो है कि लिखना है। इसके बाद अध्याय ख़त्म हो गया और यहाँ पर देखिए अभ्यास। अभ्यास में आपको जो है निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, ये लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप उत्तर दीजिए, ये भी लिखना है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी लिखना है। भारत के प्रमुख भू आकृतीय विभाग कौन से हैं, ये भी लिखना है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, ये तो मैंने वहीं पर दे दिया था, तो भी ये भी लिखना है। छठा क्वेश्चन जो आपका जो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ करें। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को लिखना है। आप जैसे भी लिखिए और ये सारे जो है लिखने के बाद आप हमें भेज सकते हैं। दूसरा अध्याय ज्योग्राफी का समाप्त। अब हम लोग तीसरा अध्याय की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारा चीज़ आप लोग को पूरा करना है। वीडियो को पूरा देखना है। बार बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा देखने से समझ नहीं आने वाला, ये मैं पहले ही कह देता हूँ। बाद में हमें ना बोले कि वीडियो समझ में नहीं आया। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखो और ध्यान से पढ़ो।